कोई सरकार आ जाए दुनिया में, गवर्नमेंट सेक्टर में बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। हर हाथ को नौकरी नहीं, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। चाहे शिक्षा थी, वही पुरानी मकाले की शिक्षा चल रही है। आने वाले समय में रोजगार युक्त शिक्षा हो। अमेरिका के अंदर तो लाले पड़ रहे हैं डबल रोटियों के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर $4 की एक डबल रोटी है। यहाँ से 25 साल बाद दुनिया का सबसे लीडिंग देश भारत होगा। तो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक हैं गुरमीत सिंह कुन्नर साहब, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? एक कहता है मैं सरकार को गिरा के छोड़ूंगा, दूसरा कहता है सरकार को मैं जाने नहीं दूंगा। तो इस सरकार पूरी मंत्री एमएलए वो 1.5 महीना 5 स्टार होटल में पड़े रहे, और जहां सरकार के अंदर 24 घंटे सरकार बचाओ सरकार गिराओ इसकी लड़ाई लड़ रही है, तो वहां विकास नाम की चीज कहां से आएगी? तो मैं लोगों को खुश करने में ही सरकार निकल गई। परिवार में पिताजी माताजी सब अनपढ़ थे, हम तो नंगे पाँव जाकर 50 जी में 5वीं क्लास पास की, 8वीं क्लास जो है खरला में नंगे पाँव जाकर पढ़े। सड़क मजदूर संघ में काम किया, उसके बाद धीरे धीरे किसान संघ में आ गए। भैरव सिंह जी के आशीर्वाद से हम मंत्री बन गए। अगर मैं राजनीति से जिस दिन रिटायर हो जाऊंगा तो उसकी इच्छा होगी तो पार्टी टिकट देती है। अब हमें 6 बार टिकट दिया तो हम चुनाव लड़ लिए, इस बार बैठे हैं टिकट देंगे ठीक है, नहीं तो हम पार्टी का काम करेंगे। आप वसुंधरा जी के करीबी भी रहे, उनके मुख्यमंत्री के दौर में आप मंत्री भी बने। केवल बीजेपी का कमल का फूल ही पार्टी है। अब पार्टी वसुंधरा जी को नेता डिक्लेयर कर देगी तो हम उसके साथ हो जाएंगे। गहलोत साहब का ये कहना है कि मैं इसको ख़त्म करके दम लूँगा। अब देखो दोनों की नूरा कुश्ती में कौन जीते कौन हारे, ये तो उनकी पार्टी का मसला है। किसानों ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया भाजपा सरकार पे, मोदी जी पे, कि इन्होंने बिना मांगे हमारे ऊपर किसान बिल थोपे हैं। कि बिल की मूल जो रचना जो बनी वो इसने बनाई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। तो मोदी के राज में जब आमदनी बढ़ी है तो ही ज़मीन के रेट बढ़े हैं, अगर इनकम बढ़ी है तो ही ठेका बढ़ा है। ठेका तो हो गया 10,000 से 30,000, जमीन की कीमत होगी 5-4 से 12 लाख। कुछ एक घरानों को ही क्यों हर चीज़ दी जा रही है? जमीन भी उनको, आसमान भी उनको, नदियां भी उनको, सब कुछ क्यों उनको दिया जा रहा है? कांग्रेस सरकार बिरला टाटा की सरकार है। आज हम कहते हैं कि अगर बिरला टाटा नहीं होते तो देश की औद्योगिक प्रगति बहुत पीछे हो जाती। कुछ लोग कट्टरवादी होते हैं, कुछ लोग लिबरल होते हैं और कुछ लोग राष्ट्रवादी होते हैं। जितने भी गुरु हुए तो उन्होंने अपने प्राणों की जो आहुति दी वो देश के लिए दी ना। राष्ट्रवाद हर व्यक्ति में होना चाहिए। तो जो विकास राजस्थान का हमारे 2 वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुआ वो दुनिया अपने मुंह से बोलती है। नमस्कार, अपनी खास पेशकश शख्सियत में आज हम आ पहुंचे हैं जिला श्री गंगानगर की एक विधानसभा करणपुर में। 1998 के बाद अगर यहाँ की विधानसभा को देखा जाए तो लगातार 2 ही लोगों का वर्चस्व रहा है। पहले कांग्रेस से गुरमीत सिंह कुन्नर और दूसरे भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। 5 साल के लिए कुन्नर साहब एमएलए बनते हैं और अगले 5 साल टीटी साहब एमएलए बन जाते हैं। तो आज हम करणपुर की विधानसभा के गांव गुलाबेवाला में आए हैं, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी से और जानने की कोशिश करेंगे इनके मन की बात, इनके विचार। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान में। थैंक यू, धन्यवाद भाई। सर 2023 चुनावी साल आ गया है, इस साल के अंत तक चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के। तो सर आपकी तरफ से कितनी कुछ तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर के? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम खुद की तैयारी नहीं करते बट पार्टी के लिए काम करते हैं। और पार्टी इस चुनाव में जीते इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो हमें पार्टी काम देती है, बूथ रचना करनी है, बूथ के अध्यक्ष बनाने हैं, पन्ना प्रमुख बनाने हैं, और उसके बाद जो भी पार्टी के कोई प्रदर्शन होते हैं या पार्टी के कोई जैसे अंबेडकर जयंती पे या दूसरे कार्यक्रम होते हैं तो वो हम पूरी ताकत के साथ करते हैं और जनता का पूरा हमें साथ भी मिलता है। और जो पार्टी समय समय पर कार्यक्रम देती है उनको हम करते हैं। तो चुनाव की दृष्टि से जो भी कार्यक्रम आएंगे तो सब हम करेंगे। यानी कि पार्टी के ऊपर इन्होंने बात छोड़ दी, पार्टी जो भी डिसाइड करेगी और पार्टी के जो भी डिसीजन आते हैं उस पर अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। सर राजनीतिक बातें भी चलती रहेंगी आगे। सर अपने बारे में कुछ बताइए, अपने पृष्ठभूमि के बारे में, आपका कारोबार किस टाइप का है, क्या कुछ अपने बारे में बताइए। एक सिंपल किसान परिवार में पैदा हुए,
कुछ ज़्यादा शिक्षा नहीं थी परिवार में, पिताजी माताजी सब अनपढ़ थे और वो हाथों से काम करने वाले, और एक छोटे किसान के जितनी की आमदनी होती है उस हिसाब से हम तो नंगे पाँव जाकर 50 जी में 5वीं क्लास पास की, 8वीं क्लास जो है खरला में नंगे पाँव जाकर पढ़े, सड़कें भी नहीं थी। उस पर बाद खालसा स्कूल में हमने बीए की, थोड़ा स्पोर्ट्स किया और बड़े नेशनल रिकॉर्ड बनाया, कई मेडल जीते, इंटरवर्सिटी चैंपियन रहे। उसमें आगे कोटा मिल गया, कोटे में रेलवे में चले गए, वहाँ फिर मजदूर संघ में काम किया। उसके बाद धीरे धीरे किसान संघ में आ गए, किसान संघ के बाद फिर पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, भैरव सिंह जी के आशीर्वाद से हम मंत्री बन गए, उस राज्य मंत्री का दर्जा मिला, वेयर हाउस के चेयरमैन बने। फिर दोबारा जीते तो फिर कृषि मंत्री बन गए, फिर तीसरी फिर दोबारा फिर सरकार बीजेपी की बनी तो फिर हम ये लेबर मिनिस्टर बने, अपना ये दूसरे जो कि आपकी माइनिंग मिनिस्टर। तो जो भी पार्टी ने मान सम्मान भी खूब दिया और संगठन में भी जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश मंत्री रहे, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो हमने तो सब तरफ से संगठन में भी, सरकार में भी, और सब तरफ काम करके देख लिया। अच्छा, एक लंबा अरसा गुजारा है आपने राजनीति में और आपको काफ़ी पदों पर भी रहे। सर, फैमिली से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला, या फिर फैमिली में आपके कोई और भी है जो पॉलिटिकली एक्टिव है? देखिए, हमारे परिवार में मैं अकेला ही भाई था और एक मेरा बेटा है, वो LL.M. और वो लेक्चरर भी रहा है, AA है, लेकिन वो अपना कारोबार देखता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि सारा परिवार ही राजनीति करे। जब तक मैं राजनीति में हूँ तो बेटा अपना कारोबार देखता है। अगर मैं राजनीति से जिस दिन रिटायर हो जाऊँगा तो उसकी इच्छा होगी तो जनता उसको चाहेगी तो आगे आ जाएगा, नहीं तो अभी तक उसका कोई ना राजनीति में इंटरेस्ट है परिवार में, मेरे अलावा किसी का भी। और ना मेरे अलावा आज तक परिवार ने कोई मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही हमारे परिवार में जब तक मैं राजनीति में हूँ दूसरा कोई आगे आएगा। अच्छा, आपके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आएगा। सर, अगर हम 20-25 साल का इतिहास देखें, खासकर इस विधानसभा के करणपुर में, तो यहाँ पर दो ही लोगों के बीच में हमेशा राजनीति की दूरी रही है। एक आप रहे हैं या कुन्नर साहब रहे हैं। 5 साल के लिए कुन्नर साहब बनते हैं, फिर आपकी बारी आती है, फिर कुन्नर साहब, फिर आपकी बारी आती है, और यही चीज़ राज्य में भी चलती है। तो मतलब कि यहाँ पर तीसरे के लिए तो जगह बची ही नहीं कहीं पे, हमने जो पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड देखा है। ऐसा है, ये पार्टी डिसीजन जो होते हैं ना, वो बहुत तरह के दौरों में से गुजरना पड़ता है। परीक्षाएं लेती है पार्टी, सर्वे होते हैं, कार्यकर्ताओं का सर्वे होता है, फिर पार्टी अपने स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग का बात करती है, तो पार्टी टिकट देती है। अब हमें 6 बार टिकट दिया तो हम चुनाव लड़ लिए, इस बार बैठे हैं, टिकट देंगे ठीक है, नहीं तो हम पार्टी का काम करेंगे। कुन्नर साहब के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस के आदमी हैं। जब कांग्रेस टिकट देती है वो लड़ते हैं, एक बार नहीं दी तो निर्दलीय भी लड़े। लेकिन हमारी सोच तो हमेशा बीजेपी के लिए समर्पित भाव से काम करने की रही है, और हमने पार्टी ने अगर टिकट दिया तो चुनाव लड़ लिया, और टिकट नहीं देती तो जो भी जिसको भी देती है उसके लिए काम कर देते। सर, आपने कहा कि आप पार्टी के बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हैं, समर्पित नेता हैं। सर, पार्टी में ऊपर लेवल की बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, बहुत आपस में तलखी है। आप वसुंधरा जी के करीबी भी रहे, उनके मुख्यमंत्री के दौर में आप मंत्री भी बने, तो आज वो चीज़ दिखाई नहीं देती पार्टी के अंदर कि सब एक दूसरे को मिलजुल कर चलें। यहाँ पर गुटबाजियाँ बहुत हो गई सर आपकी पार्टी में। देखो, कुछ तो मीडिया के अंदर गुटबाजियों का अपनी TRP बढ़ाने के लिए ज़्यादा थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। वास्तव में बीजेपी एक है, और बीजेपी के अंदर केवल बीजेपी का कमल का फूल ही पार्टी है, इसमें व्यक्ति का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है ना। हम तो फूल के लिए काम करते हैं। अब पार्टी वसुंधरा जी को नेता डिक्लेयर कर देगी तो हम उसके साथ हो जाएंगे, पार्टी अगर किसी और को डिक्लेयर कर देगी तो हम तो उसके साथ हो जाएंगे। हम तो पार्टी के निर्णय के साथ हैं, व्यक्ति किसी के साथ हम नहीं हैं। हमारी सोच जो है विचारधारा के लिए, और हमारी सोच कमल के फूल के लिए। हमारा कैंडिडेट, हमारा नेता, सब कुछ कमल का फूल है। सर, आप बहुत पुराने समय से रहे हैं, और आपका जो तरीका है वो पता है कि आप ग्राउंड पे रहे हैं, ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, और एक ईमानदारी के साथ आपने पार्टी के साथ समय निभाया। लेकिन हमारी कई जो नए कार्यकर्ता हैं, या नई तरह की जो एक उम्मीद दिखाई देती है लोगों में, कहीं ना कहीं
लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं सर, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जो 4 मार्च को वसुंधरा जी का कार्यक्रम होता है सालासर में, उसी दिन पुनिया साहब अपना जयपुर में कार्यक्रम रख देते हैं, और जयपुर में जो कार्यक्रम था उसमें सीधा सीधा लोग कहते हैं कि जी पुनिया साहब के साथ है, हम वसुंधरा को नहीं मानते। और वसुंधरा के कार्यक्रम में क्योंकि हमारी टीम वहाँ गई थी तो वो कहते हैं जी कि वसुंधरा नहीं तो बीजेपी नहीं, वसुंधरा का मतलब ही बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही नहीं है, राजस्थान भाजपा मतलब वसुंधरा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुटबाजी तो है सर कहीं ना कहीं। कि हमें पार्टी ने एक स्लोगन दिया, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहयोग लेके चलना है। वसुंधरा जी भी आदरणीय नेता हैं, उनका भी जनाधार है, वो भी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने भी राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनको भी पार्टी को साथ लेके चलना है। और पार्टी का जो प्रदेशाध्यक्ष होता है वो पार्टी का कमांडर होता है, इसलिए उसको भी हमने लेके चलना है। अब पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष अगर कोई कार्यक्रम रखता है तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता जो है उसमें जाएंगे, और कोई वसुंधरा जी के जन्मदिन पर या अपना इंडिविजुअल कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो पार्टी का विरोध है। जैसे मैं भी अपने जन्मदिन पर यहाँ केक काटता हूँ, कई लोग आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं पार्टी के खिलाफ हूँ। वो तो कोई भी आदमी अपना निजी कार्यक्रम करता है तो उसमें उसको ये नहीं कह सकते पार्टी विरोधी काम है। अब उनका जन्मदिन है, उन्होंने सालासर में आशीर्वाद लेने के लिए मना लिया, लोग उनको शुभकामनाएं देने चले गए, तो इसमें मतलब ये नहीं कि पार्टी दो फड़ हो गई। पार्टी में देखने में या मीडिया में कुछ भी लगता हो, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फूट नहीं है। वसुंधरा जी सीनियर लीडर हैं, पार्टी का जो अध्यक्ष है वो एक व्यवस्था के रूप में बदलता रहता है। पहले पूनिया जी थे, अब जोशी जी आ गए, तो सब ने जोशी जी के नेतृत्व में काम करना है। और नेता के रूप में अब राजेंद्र राठौड़ को हमारा जो विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता बनाया, तो उस विधानसभा की सारी जो भी वहाँ हमारी जिम्मेदारी है या जवाबदेही है, उसके लिए जो भी योजना राजेंद्र जी बनाएंगे उसमें चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे पूनिया जी हो, चाहे कैलाश मेघवाल जी 8 बार के जीते हो या 5 बार का जीते हो, जिसको पार्टी ने नियुक्त कर दिया उसी के नेतृत्व में काम करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। सर, अभी हमने पिछले दिनों देखा कि लगातार राजस्थान में पंचायतों का दौर चल पड़ा है। पहले जाट महापंचायत हुई, फिर ब्राह्मण महापंचायत, उसके बाद अभी राजपूताना भी हुई, फिर अहिर पंचायत भी सुनने में आ रही है। तो हर तरह के जो समुदाय के लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं हर पार्टियों पे। और जब सीपी जोशी जी को बनाया गया तो उसके पीछे रीज़न ये दिया गया कि ब्राह्मण महापंचायत का दबाव था कि सीपी जोशी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या इस तरह की राजनीति ठीक है सर? मैंने पहले कहा कि मीडिया में बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन धरातल पे असलियत अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस स्लोगन में कहाँ लिखा है कि जाटों का विश्वास लो, ब्राह्मणों को लो? ये तो मीडिया उपज कर लेता है, इसको हटा दिया, इसको बना दिया। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, 36 कौम के सभी वर्गों के लोगों को साथ लेके चलना, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे लिए संदेश है। और हम किसी जाति विशेष में नहीं है, और कोई पार्टी एक जाति के आधार पर कभी ना साक्षर में आई है ना आएगी। सबको साथ लेके, सब पिछड़े अगड़े सबको साथ लेके और सबको विकास का मौका देते हुए पार्टी को काम करना, ये बीजेपी की रीति नीति रही है, और इसी पर ही आगे बीजेपी बढ़ेगी। अच्छा, सबको साथ में लेके चलना और सबके लिए काम करना, ये बीजेपी की रीति नीति रही है। सर, कांग्रेस में आजकल बहुत कलह चल रहा है। सचिन पायलट जी हर दूसरे तीसरे चौथे महीने बाद कुछ ना कुछ बगावत कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि उनको आपस में उनकी फूट सामने जाती है। तो लोग कहते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा वालों का हाथ है जी, ये लड़वा रहे हैं आपस में इनको। तो क्या है सर ये? बिल्कुल बीजेपी, वैसे देखिए कोई भी दल है वो अपने दल के अलावा कोई भी दूसरा विरोधी दल है उसकी कमजोरियों को आगे लाएगा। अब हमने थोड़ा कहा था वो पायलट को कि आप अपने एमएलए लेके और वहाँ गुड़गांव में बैठ जाओ। अब हमने उनको थोड़ा कहा था कि आप ये अनशन पे बैठ जाओ। अब वास्तव में जब कांग्रेस के अपने विधायक, अपने कार्यकर्ता नियंत्रण में नहीं है, तो फिर वो कसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। तो वो बीजेपी को कह देते हैं, कोई किसी के अंदर फूट नहीं डाल सकता। सबको साथ लेके चलना ये पार्टी के लीडरशिप की जिम्मेवारी होती है।
और आज ये नहीं है। पंजाब में क्या हो रहा है वो देख लो आप, सब जगह आ रहा है। कांग्रेस खत्म क्यों हुई? क्योंकि नियंत्रण नहीं रहा। कोई उनका नेता है जो उसका किसी भी स्टेट के अंदर पकड़ नहीं रही, और इस कारण से अनुशासन नहीं रहा। जो आया जो भी बोल देता है। अब पिछले 4 साल में राजस्थान में कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें आपस में गुटबाजी के कारण पायलट, जब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गया तो उसने एक ही बात पकड़ रखी, मैं इसको हटा के दम लूँगा। और गहलोत साहब का ये कहना है कि मैं इसको ख़त्म करके दम लूँगा। अब देखो दोनों की नूरा कुश्ती में कौन जीते कौन हारे ये तो उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन कोई कहे कि बीजेपी के कारण उनकी लड़ाई हो रही है तो उनको ठीक करना चाहिए। बीजेपी से सावधान रहना चाहिए। सर, जो कांग्रेस का आलाकमान है वो सबको पता है कि वो उस तरह का नहीं है जैसे भाजपा का आलाकमान बिल्कुल स्ट्रांग है, डिसीजन टेकर है। इस चीज़ का फ़ायदा सीधा सीधा भाजपा को पहुंच रहा है। ये दिख रहा है कि भाई कि उनके नकारापन के कारण आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि इसका हमने देखा है। हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने गोवा में देखा कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना या कांग्रेस के विधायकों को उनके साथ मिला करके बड़ी आसानी से भाजपा सरकार बना लेती है। तो इस बार क्या आप सरकार बनाने से पहले ही ये सब कवायद चल रही है? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं और आपने बहुत बड़ी राजनीति देखी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को तोड़ने में और किसी की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी भी तरह की हस्तक्षेप नहीं करती। हम तो अपनी पार्टी मजबूत करते हैं। हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का। मोदी जी का काम बोल रहा है और काम के ऊपर जनता जो है मोदी जी के साथ बोल रही है। तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? अगर हमारी पार्टी में कोई कमजोरी हो, हम राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं। दुनिया में डंका हमारे भारत का मोदी जी के कारण बज रहा है। आज जितनी नीतियां मोदी जी ने बनाई हैं उससे घर घर के अंदर, चाहे गैस सिलेंडर गया, चाहे शौचालय बना, चाहे प्राइम मिनिस्टर योजना बनी, चाहे वो आपके बैंकों में खाते खुले, या आपकी आयुष्मान भारत है, या जो भी ये जल योजना है, हर नल से जल, तो वो काम बोल रहा है। हमें अपने मोदी जी के काम के बल पर लोगों को विश्वास में लेके और पार्टी को आगे बढ़ाना है, और हम आगे जा रहे हैं। अब देखो ईस्ट में कभी हमारा कुछ नहीं होता था, आजकल तीनों स्टेटों में हमारी सरकारें बनी है या सहयोग से बनी, सब जगह। अब साउथ में भी आप देखो रिजल्ट आएगा तो उसमें भी अच्छी एंट्री हो रही है। बंगाल में जहां हमारा एक भी नहीं जीतता था, इस बार आपके 70 से ज़्यादा एमएलए जीते हैं। तो ये सारी मोदी जी की कार्यशैली, मोदी जी का गरीब और जो पिछड़े लोग हैं या जो भी ट्राइबल हैं, एससी हैं, उन सबको एक एम्पावरमेंट देना और उसके लिए योजना बना के काम कर रहे हैं। और वो योजनाएं और उनका काम जो है वो हमें आगे बढ़ा रहा है। मोदी जी योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। सर, ये जो बेल्ट है ये किसान बहुल एरिया है। यहाँ पर खेती की पैदावार बहुत होती है। और पिछले दिनों यहाँ पर जो बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन हुआ, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। किसानों ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया भाजपा सरकार पे, मोदी जी पे, कि इन्होंने बिना मांगे हमारे ऊपर किसान बिल थोपे हैं। तो ये भी तो मोदी जी की नीति थी। इसको कैसी नीति समझते हैं? कोई भी बिल आता ना, वो जनता, आज तक कोई ऐसा बिल नहीं है देश के अंदर जो पहले जनता से पूछ के रखा गया हो। विधानसभा में अगर कोई स्टेट का बिल बनता है तो उसके अंदर एक तरीका है, बिल का ड्राफ्ट होती है, ड्राफ्ट की कॉपी सब पार्टियों के पास जाती है, उस कॉपी में उनको विरोध करने का मौका मिलता है, फिर वो विधानसभा की टेबल पे आता है, वहाँ चर्चा होती है, फिर वो बहुमत से पास होता है, फिर गवर्नर के पास जाता है, फिर अगर गलत हो तो कोर्ट में चैलेंज होता है। किसी ने इस बिल का ना तो विरोध किया, इसकी ड्राफ्टिंग बनी, उसमें आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। वो तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, बिल की ड्राफ्टिंग इन्होंने की थी। और इसकी बिल की मूल जो रचना जो बनी वो तो इसने बनाई थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने ये बिल का प्रारूप जो है उसके बारे में चर्चा शुरू की। अब उनके पास विल पावर नहीं थी, मोदी जी ने देखा कि ये किसान हित की बात है तो उन्होंने कर दिया। लेकिन आप अब देखो कि जो बातें मोदी जी के बिल में कही गई हैं अब वही बातें होने लगी। अब पंजाब में लोगों ने कहा कि कंपनियां जो है अडानी या दूसरे इनको
एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करना चाहिए। तो आज वो वहाँ जो सैलो लगाए हैं मोगा में, सारे किसान वहाँ धक्के से जा के कणक बेच रहे हैं। आज वही रिलायंस के पेट्रोल पंप पर जिनको जला रहे थे वहीं से सारे किसान तेल खरीद रहे हैं। तो धीरे धीरे कई दफ़ा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो राजनीति के लीडरों के कारण वो जनता के अंदर गलतफहमियां पैदा कर देती है। ऐसी ही गलतफहमी किसानों में पैदा की गई थी। ना तो मोदी जी किसान विरोधी हैं। अब देखिए, जितनी भी किसान के हित की योजनाएं, किसी ने सोचा था कि देश के 11 करोड़ लोगों को पेंशन लगा देंगे, जो किसानों को 11 करोड़ किसानों को 500 रुपये महीना, 17,000 करोड़ रुपए हर 3 महीने बाद, और 1,60,000 करोड़ आज तक दे चुके हैं। आपको पता है खाद पे कितनी सब्सिडी है? जितनी कीमत उससे 2 गुनी। अगर खाद का DAP का गट्टा हम बाज़ार से लाते हैं 1300 में, तो उसकी रीजनल कीमत 3400 रुपये है। बाकी सारी सब्सिडी दे रहे हैं मोदी जी। अब MSP की बात है, हम MSP के अंदर मोदी जी ने कहा जितना मर्जी खरीदो। अब स्टेट नहीं खरीद रही तो ये स्टेट की जिम्मेवारी है। तो मोदी जी कभी ना किसान विरोधी थे ना हैं। हमेशा वो तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे उन्होंने सोयल टेस्ट की लेबोरेटरियाँ लगाई, चाहे किसानों की पेंशन योजना लगाई, चाहे किसी भी सब्सिडी देनी है किसानों को, तो उन्होंने हमेशा वही काम किया है। आप देखिए, मोदी जी की पॉलिसियाँ, कोई भी किसान की उपज है, उसकी उपज की कीमत वो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंड करती है। पहले जो सरकारें थी वो ध्यान नहीं देती थी किसान की उपज का कितना माल पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है। अब मोदी जी जितनी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको निकालते हैं। तो आज किसानों को 9-9, 10-10 हज़ार रुपये नरमा, किसानों को 7-7 हज़ार रुपये सरसों, अभी हमारे 2200 रुपये जो बिक रहे हैं, 2100-2200 रुपये। तो मुँह मांगे दाम मिल रहे हैं। अब एक चीज़ देख लो, ज़मीनों के रेट जो 3-4 लाख रुपए थे वो 10 लाख हो गए। ज़मीन का जो ठेका, जो पहले 10,000 8,000 रुपये बीघा होता था, अब 30,000 बीघा हो गया। तो मोदी के राज में जब आमदनी बढ़ी है तो ही ज़मीन के रेट बढ़े, अगर इनकम बढ़ी है तो ही ठेका बढ़ा है। तो आप कैसे कह सकते हो? जब आपकी आय, मोदी ने कहा तो दुगनी, मैं कहता हूँ तिगनी होगी। मैं खुद किसान हूँ, हर खेत में हमारे यहाँ 30,000 रुपये ठेका है, जो मोदी जी के आने से पहले 10,000 था। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपकी आय 5,000 रुपये इनकम टैक्स है, सॉरी सैलरी है, और आपकी 15 हो जाए तो आप कह दोगे घट गई है। ठेका तो हो गया 10,000 से 30,000, ज़मीन की कीमत होगी 5-4 से 12 लाख। तो कैसे कह दोगे कि मोदी जी ने जिम्मेदार के लिए कुछ नहीं किया? सर, यही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि बिल तो ठीक थे लेकिन समझा नहीं पाए हम लोगों को, या फिर किसने गुमराह किया? सर, किसने गुमराह किया? आप सीधा बताओ, किसने गुमराह किया? कांग्रेस ने गुमराह किया? अपने अंदर देखिए, सरकारी सेक्टर में जो भी काम होता है ना, उसकी आउटपुट हमेशा कम रहती है। अब देखिए, हमारे ये जौ बीजते हैं, इसमें पेप्सी कंपनी आई है, इसमें अब इस बार रिलायंस कंपनी आई है। तो जिम्मेदार निहाल हो गए। आज अपने गंगानगर में मेन क्रॉप जौ हो गया बाहर ले। अब वो बियर कंपनियों को देते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो किसान को कितना फ़ायदा हुआ, देश को कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है ना? तो यही चीज़ मोदी जी करना चाह रहे थे, जितनी गवर्नमेंट को ज़रूरत है कणक की। अब देखिए, 84 करोड़ लोगों को हम PDS सिस्टम में 10 किलो गेहूँ पिछले 3 साल से दे रहे थे। अब वो गेहूँ गवर्नमेंट खरीदेगी, बंद नहीं कर रहे गवर्नमेंट खरीद। वो तो मोदी जी की ये सोच थी कि जितनी गवर्नमेंट की जरूरत है वो गवर्नमेंट करे, जो एक्स्ट्रा है किसान की आउटपुट वो प्राइवेट कंपनियां लेके उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि देश का भी पैसा बचे और सरकार का भी जो खर्चा होता है इनको संभालने में या जो वेस्ट जाता है वो बचे। सर, इस पे इसी चीज़ पे एक और इल्ज़ाम लगा, लोगों ने लगाया, बुद्धिजीवियों ने, कि चलो आपने प्राइवेटाइजेशन करना है तो दुनिया भर के और भी हमारे देश में बिजनेसमैन है, कुछ एक घरानों को ही क्यों हर चीज़ दी जा रही है? ज़मीन भी उनको, आसमान भी उनको, नदियाँ भी उनको, सब कुछ क्यों उनको दिया जा रहा है? मेरी बात, जब हम राजनीति में आए उस समय कांग्रेस का युग था, तो मैं खुद अपने मुंह से हम नारे लगाते थे कि ये बिरला टाटा की सरकार है, कांग्रेस सरकार बिरला टाटा की सरकार है। लेकिन आज हम कहते हैं कि अगर बिरला टाटा नहीं होते तो देश की औद्योगिक प्रगति बहुत पीछे हो जाती।
इन उद्योग, एक तरफ तो हम कहते हैं कि उद्योगपति बुरे हैं, दूसरी तरफ हर सरकार लाल कारपेट बिछा के उनको कहती आओ, बड़े बड़े ज्ञापन दे के कहते हैं इतने लाख करोड़ का हमारे से MOU कर गया। अब अडानी, इसी अडानी को राजस्थान में कितने ठेके दिए आपको पता है? सौर ऊर्जा के कितना पैसा दिया है इन्होंने। इसी अडानी को पंजाब गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया। उनको लाल कारपेट बिछा के कहते हैं आओ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। देखिए, कोई भी स्टेट तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। और आज सरकार का कोई भी उद्योग चला है वो फेल है, तो प्राइवेट कंपनियां ही चल रही हैं। इसलिए प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट सेक्टर जब तक किसी स्टेट के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो स्टेट की प्रोग्रेस अधूरी रहेगी। स्टेट की प्रोग्रेस के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, ये कहना है इनका। अच्छा सर, ठीक है, चलो बड़ी बातें हैं, है ना। किसान आंदोलन के समय एक भाजपा के एक बहुत बड़े तबके ने इल्ज़ाम लगाया किसानों पर। चलो आपने कहा कि वो गुमराह कर दिए गए थे, कुछ भी हुआ, इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो मतलब तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, मैं कह भी नहीं सकता। तो एक भाजपा का बड़ा तबका उसमें शामिल था, तो आपने कभी उनको रोकने की कोशिश नहीं की? उनको कहा नहीं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, लोग गुमराह लोग हैं, इनको ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? देखो, अलग अलग लोग होते हैं। कुछ लोग कट्टरवादी होते हैं, कुछ लोग लिबरल होते हैं और कुछ लोग राष्ट्रवादी होते हैं। हर का अपना अपना नज़रिया है, ठीक है ना। राष्ट्रवादी राष्ट्र को आगे रख के बात करेगा, जो थोड़ा सा कट्टरवादी है वो अपने पंथ को, अपने संप्रदाय को, अपने वर्ग को आगे रख के वो कट्टरता से बात करेगा। आखिर में राष्ट्रवाद ही देश को आगे बढ़ाता है। और जिस देश के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है, ठीक है ना, और जिस देश के अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं है। अब हमारे जितने भी गुरु हुए तो उन्होंने अपने प्राणों की जो आहुति दी वो देश के लिए दी ना। उन्होंने देश के लिए ही अपने प्राण त्यागे ना, धर्म बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। तो राष्ट्रवाद हर व्यक्ति में होना चाहिए। राष्ट्र को आगे रख के हम राष्ट्र हित में काम करें, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। बाहर के जैसे इजराइल जैसे देश में 2 बार गया हूँ, तो वो लोग जो है अपने राष्ट्र के लिए प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ मिले ना मिले, हम जिएंगे तो राष्ट्र के लिए, मरेंगे तो राष्ट्र के लिए। इसलिए वो दुनिया में 1948 में याद हो गई, इतना आ गया हमारे अंदर वो नेशनल करेक्टर आना चाहिए। हमें भी अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। देश के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करने की भावना होनी चाहिए। बिल्कुल सर, राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हों, इनके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। सर, राजस्थान की बात अगर करें तो राजस्थान में लिटरेसी का रेट लगा लीजिए, बेरोज़गारी लगा लीजिए, हर चीज़ में मतलब बहुत ही बुरा हाल है सर इस समय। तो इसके लिए भाजपा के पास कोई प्लान है जिसको लेकर के आगे चुनाव में आएंगे? देखिए, हमें जब भी मौका मिलता है, चाहे भैरव सिंह जी के टाइम में मिले तो उन्होंने ऐसी योजनाएं उस समय लागू की जो आज तक लोग याद करते हैं। अंत्योदय योजना उनके समय की, पूरे देश में लागू हुई। फिर हमारे वसुंधरा जी का टाइम आया तो जो विकास राजस्थान का हमारे 2 वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुआ वो दुनिया अपने मुंह से बोलती है। बीजेपी विकास को ही अपना ध्येय मानती है। राष्ट्र और विकास, ये हमारी बीजेपी की सोच है। अब यूपी देख लिया, वही यूपी था जो कितना डिस्टर्ब स्टेट था, अब कितना डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, कहाँ 3-4 हमारे एम्स होते थे, अब पता नहीं एम्स कितने खोल दिए मोदी जी ने। तो विकास ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, राष्ट्र और विकास। देश को आगे ले जाना है और देश के सम्मान के लिए काम करना है। और विकास हमने करके आम अंतिम छोर पर जो गरीब है उसके लिए वो सारी सुविधाएं जो एक आदमी को ज़िंदगी में आवश्यकता है, रोटी पानी मकान कपड़ा बिजली शिक्षा मेडिकल, सब मिलने चाहिए। और इसी के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। 7 साल में देश कहाँ से कहाँ गया, बच्चा बच्चा जानता है। अब कोई
मन से मोदी विरोधी है तो वो अलग चीज हो सकती है, लेकिन विरोधी भी मन पे ये कहता हाँ यार देश तो आगे जा रहा है। सर बेरोजगारी बहुत बढ़ गई देश में। देखिए एक बात सुनिए, बेरोजगारी बड़ी कहानी है। कोई सरकार आ जाए दुनिया में, गवर्नमेंट सेक्टर में बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। सर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, तो कुछ तो आप मेरी बात तो सुन लो। देखिए 2 करोड़ नौकरी देना जो है उससे बेरोजगारी खत्म नहीं होती। बेरोजगारी खत्म होगी जब हर आदमी को, हर हाथ को काम करने के लिए हम तैयार कर लेंगे। वो है स्किल। आप देखिए जब मेक इन इंडिया चल रहा है और जो अभी मोदी जी की स्टार्टअप की योजनाएं चल रही हैं, ये सारी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। हर हाथ को नौकरी नहीं, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। कौन सा देश है जिसमें सरकारी नौकरियां हैं? कोई ऐसा देश नहीं जिसमें 2-3-4% से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन हर हाथ को इतना हम उसमें कैलिबर दे दें कि उसको काम करके वो अपनी ज़िंदगी सम्मानजनक तरीके से जी सके, ये है रोज़गार। खुद काम करके सम्मानजनक तरीके से जी सके, नौकरियां नहीं है सरकार के पास। सर कोई नहीं दे सकती। सर इस एरिया में पलायन बहुत है, यहाँ का यूथ टोटली यूथ यहाँ पर बाहर जा रहा है, उसको यहाँ पर काम ही नहीं है तो इसलिए बाहर भाग रहे हैं। तो बाहर भी तो काम है ना सर, यहाँ का लोग यूथ बाहर जा रहा है और उनके लिए यहाँ पे काम नहीं है। तो 2 चीज़ें हैं। यहाँ तक जितनी भी गवर्नमेंटें आई उन्होंने जो अंग्रेज़ों के सिस्टम थे उनको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं। चाहे शिक्षा थी, वही पुरानी मकाले की शिक्षा चल रही है। अब सारी आजकल आपको पता होगा ना कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी और उसके अंदर आने वाले समय में रोजगार युक्त शिक्षा हो। अब हम डिग्रियां दे के लोगों को सड़क पर ला रहे हैं। डिग्री की बजाय टेक्निकल हाथ करके किसी को हम सड़क पे खड़ा करेंगे तो टेक्निकल तरीके से कमा लेगा। आज जो भी व्यक्ति टेक्निकल काम जानता है उसके लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। उसके लिए चाहे वो प्रेस करने वाला लेके बैठ जाए ना वो प्रेस, तो उसको भी बहुत अच्छी रोटी मिल जाती। लेकिन आज तक शिक्षा में डिग्रियां दी, रोजगार युक्त शिक्षा नहीं दी। और अब ये दौर आ रहा है, रोजगार भी आएंगे, उद्योग धंधे भी खूब लगेंगे। मेक इन इंडिया के कारण आपका इन्वेस्टमेंट भी खूब आ रहा है। तो धीरे धीरे अब लगभग 70 साल की एक कोई समस्या है तो उसको कोई एक दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। हर व्यक्ति को इंडिया में जो काम करना चाहेगा उसको रोज़गार मिलेगा और जो नहीं कर सकता उसको भी खाने के लिए, चाहे नरेगा है या कोई दूसरे है। अब देखो पेंशनें हर आदमी की 55 साल के बाद कर दी। हाँ जी, हर आदमी को भूखा नहीं रहे गेहूँ 10 किलो कर दिया। हर आदमी गरीब है, वो बीमार हो तो उसको सारा आयुष्मान भारत में इलाज फ्री कर दिया। अब इससे ज़्यादा और क्या गवर्नमेंट करे यार। अमेरिका के अंदर तो लाले पड़ रहे हैं डबल रोटियों के। ऑस्ट्रेलिया के अंदर $4 की एक डबल रोटी है। या मेरे गांव के बच्चे आए में पूछ लो। और यहाँ अपने एक परिवार को क्विंटल 2 क्विंटल हर महीने फ्री गेहूं दे रहे हैं। और वो 1-2 करोड़ नहीं 83 करोड़ लोगों को, और 83 करोड़ 70-80 देशों की आबादी है। तो मोदी जी को कम थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म होंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे मोदी जी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं रातों रात, उन्होंने कहा कि जब हमारा देश स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ यानी आज से 25 साल बाद दुनिया का सबसे लीडिंग देश भारत होगा, और उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे भारत उसी की ओर जा रहा है। और वो 25 साल बाद दुनिया के अंदर सारी दुनिया भारत को देखने के लिए आया करेगी। 25 साल बाद सारी दुनिया भारत को देखने आएगी। बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि ऐसा हो कि सारी दुनिया आए और हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो यहीं पर रहें और बाहर के लोग यहाँ पर आके नौकरियाँ ढूंढें। सर फिर से हम आते हैं इसी विधानसभा में। भविष्य के लिए ऐसे कुछ काम या कुछ आपके मन में कुछ योजनाएं या विज़न हो अपनी विधानसभा को लेकर के जो पूरी नहीं हुई और होनी चाहिए? देखिए, समस्या एक ऐसी चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी जन्म ले लेती। सरकार का काम होता है जो समस्याएं हैं उनको कंक्लूड करना, समस्याओं का भंडार नहीं हो। और
जो भी समस्या है उसका समय रहते उसका सुधार करना। तो हमने जब भी हमें मौका मिला गांव में पक्के खाले बनाए, जनता जल योजनाओं में हमने खूब पैसा दिया पीने के पानी के लिए, जितनी सड़कें हमने बनाई, चाहे भारतमाला है, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर है, वो आप देख लो, हमारे इलाके में घूम लेना आप। ये देखिए आपके सामने कोई ऐसा ये क्लब, ये आपका ये क्या नाम है, जी मिनी जिम है, ठीक है ना, और इसको बने हुए 7 साल हो गए, एक भी इसकी कभी एक इसकी जंजीर भी खराब नहीं हुई। ऐसे मैंने 70 दिए। अब आप शाम को आना या बच्चों के देखना नौरंग की हालत थी। तो डेवलपमेंट है गांव के अंदर, ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? आपके गांव में बहुत डेवलपमेंट है सर। हम जिस सड़क से आए उस सड़क का बहुत बुरा हाल है। आप मौजूदा विधायक जी को कह के वो सड़क भी बनवा दीजिए प्लीज। हमारे टाइम में कोई भी ऐसी सड़क नहीं थी जो टूटी फूटी थी। किधर से आए हो आप? हम ये गंगानगर की तरफ से आए हैं। ये अपना अभी देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर रोड योजना, इससे कायाकल्प हो गया पूरे देश का। प्रधानमंत्री रोड्स योजनाओं के कारण ही आज पूरे देश में रोड्स हो रही हैं। ये अटल जी की देन है, ठीक है ना। तो अब हमारी मैं कह रहा हूँ, बाकी समस्या आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी अब मेन समस्या है हमारा जो ये गंगानगर और कर्णपुर है, ये हमारा गंग कैनाल प्रोजेक्ट है। तो उसको हमने पहले रीमॉडलिंग तो 45 RD से कर दिया, तो पानी आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे फिरोजपुर फीडर है, वो बिना वजह से 5 साल से रुकी पड़ी है। कारण ये होता है कोई भी बनती है तो उसका DPR बनती है, तो ये सरकार 5 साल में DPR नहीं बना सके। DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 30% स्टेट का होता है, 70 सेंटर ने देना है। तो इनका 200, 100, 150, 200 करोड़ देना है, वो ये दे नहीं पाए। तो पहला हमारा काम होगा, अगर अपनी सरकार बीजेपी की आती है तो हम बहुत तीव्र गति से फिरोजपुर लीडर का निर्माण कराएंगे, DPR बनाएंगे, उसका शेयर पैसा सरकार से दिलाएंगे, ताकि हमें अपना निश्चित शेयर पानी का पूरा मिले। और हमारा इलाका एग्रीकल्चर सेक्टर है, पानी के ऊपर जिंदा है, तो पानी पूरा मिलेगा तो निश्चित तौर पर इलाके का विकास होगा। बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं हैं सर। आपका बहुत से लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं, हमने बहुत समय ले लिया। बस लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक हैं गुरमीत सिंह कुन्नर साहब, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, हर व्यक्ति का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, और हर MLA जो होता है वो कोशिश करता है कि मैं अच्छे काम करूं। लेकिन इस बार कांग्रेस की ये सरकार थी, ये 4 साल विकास की तरफ तो इनका ध्यान गया ही नहीं। इन्होंने तो केवल अपनी सरकार बचाना। एक कहता है मैं सरकार को गिरा के छोड़ूंगा, दूसरा कहता है सरकार को मैं जाने नहीं दूंगा। तो इसी के अंदर 4 साल निकल गए। कभी आपने सुना है कि सरकार पूरी, मंत्री MLA वो 1.5 महीना 5 स्टार होटल में पड़े रहे और जनता सड़कों पर रोती रही? कभी सुना था ऐसा? कभी 5 स्टार होटलों से सरकारें चलती देखी थी? तो यहाँ कितनी बार ऐसा हुआ है। आज भी क्या हो रहा है, 2 दिन पहले पायलट जी किसके खिलाफ बैठे? अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो जहाँ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री झगड़ रहे हैं, जहाँ MLO के 2 ग्रुपों आपस में झगड़ रहे हैं, जहाँ सरकार के अंदर 24 घंटे सरकार बचाओ सरकार गिराओ इसकी लड़ाई लड़ रही है, तो वहाँ विकास नाम की चीज़ कहाँ से आएगी? तो MLA क्या करता? कुछ कर ही नहीं पाया कोई। ये नहीं, पूरे राजस्थान में कोई भी नहीं। हाँ, MLA को छूट खूब मिली, बदली कराओ, थानों में मनमर्जी करो, मनमर्जी से काम करो, कोई मतलब फुल पावर, इसलिए कि सरकार बचानी है। सबको निर्देश था, बड़े अधिकारियों को, कलेक्टरों को, SPO को, हमारे MLA नाराज नहीं हो, इसलिए MLA को खुश करने में ही सरकार निकल गई। और 5 साल में विकास की तरफ ध्यान सरकार का गया ही नहीं, झगड़ों में ही निकल गई। जनता बड़ी उम्मीद से वोट देती है, लेकिन बड़े नेता आपस में झगड़ते रहते हैं, जिससे जनता कहीं ना कहीं ठगी भी महसूस करती है। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार भी राजस्थान की जनता अपनी रिवायत कायम रखेगी सर, जो 5 साल बाद? राजस्थान की जनता बड़ी परिपक्व है। पर्चा तंत्र में समय पर हमेशा, चाहे 1977 था या कभी भी देख लें आप, हमेशा सही डिसीजन देती है। अब लोग इतने तंग हैं कि इस बार राजस्थान में
इतिहास बनेगा। और जो पिछली बार हमारी 160-62 सीटें आई थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, इस बार बीजेपी उस आंकड़े को पार करेगी। मेरा आपके साथ आज की बात नोट कर लें। बिल्कुल, हमने नोट कर ली सर, और हम इस चुनाव के बाद भी आएंगे आपका इंटरव्यू करने के लिए। ठीक है जी, तो बड़े ही आश्वस्त हैं टीटी साहब की भाई इस बार रिवायत कायम रहेगी और पहले का रिकॉर्ड भी टूटेगा। पहले का 162 का रिकॉर्ड टूटेगा, उससे भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाएगी। और बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने हमारे सभी बातों का, हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका ये समझ दो।